नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कई तरह के चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में लगाए गए। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो जाएगा, नीतीश कुमार एनडीए छोड़ देंगे, लेकिन अब इन सभी पर विराम लग चुका है। केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार ही बनने जा रही है, इसमें अब कोई शक नहीं रह गया। ये भी तारीख आ चुका है कि 9 जून को नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कई और सांसद भी मंत्री पद की शपथ लेते आपको दिखाई देंगे। बिहार से कई नए चेहरे हो सकते हैं, इसके पहले भी हमने आपको बताया हुआ है। लेकिन देखिए, रिजल्ट जैसा आया है उसके बाद एक और बड़ी चर्चा बिहार की सियासत में होने लगी है। खबर ये आ रही है कि अब विधानसभा का चुनाव जो कि अगले साल नवंबर के आसपास होना है, वो इसी साल हो सकता है। कितनी सच्चाई है, आखिरकार खबर ये कहां से आई, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सवाल तो यही है कि नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चा थी, अब उस पर कुछ हुआ नहीं, तो एक नई खबर निकल कर आई है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष हो जाए। कितनी सच्चाई? बहुत निराशा हुई लोगों को, क्योंकि लग रहा था कुछ राजनीतिक दलों को कि नीतीश कुमार उनके साथ आ जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू उनके साथ आ जाएंगे और सरकार बन जाएगी। और वो तर्क ये दे रहे थे कि पहले भी वो साथ रह चुके हैं, तो पहले तो एनडीए के भी रह चुके हैं और कांग्रेस से पहले एनडीए के साथ ही रहे हैं दोनों। तो इस अब उनको निराशा हो गई, क्योंकि दोनों ने समर्थन पत्र दे दिया बीजेपी को कि हम सरकार में साथ आपके बनाएंगे, और दूसरे की मीटिंग में भी शामिल हुए एनडीए के, और उनको प्रधानमंत्री के रूप में, नेता के रूप में चुना गया नरेंद्र मोदी को। तो वो चला नहीं। अब दूसरा एक ये चर्चा चल रही है राजनीतिक गलियारे में कि विधानसभा का चुनाव इसी साल हो जाएगा, बिहार विधानसभा का। वैसे इसका टर्म नवंबर तक है, नवंबर 2025 में होना चाहिए कायदे से। मगर बीच में जब लोकसभा का चुनाव होने वाला था, उस समय भी एक चर्चा चल रही थी कि एक ही साथ हो जाएगा लोकसभा विधानसभा दोनों, मगर वैसा हुआ नहीं। और सरकार की ओर से ये पहल की जा रही है कि एक नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन हो, एक साथ दोनों चुनाव हो, ताकि सरकारों को काम करने का समय मिले। अभी होता ये है कि हर महीने 2 महीने पर किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होता रहता है, तो सरकार की व्यस्तता रहती है, उसके बाद आचार संहिता लगता है, तो काम काज बहुत प्रभावित होता है। तो उसके तहत ये जो चर्चा चल रही है कि इसी साल हो सकता है, माने इस साल के अंत तक पहले। मगर इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत दम है या नीतीश कुमार ऐसा सोचते होंगे, क्योंकि अभी जो स्थिति है, लोकसभा चुनाव को अगर ध्यान में रख के देखें तो सरकार के लिए बहुत अनुकूल समय नहीं है अभी, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष ने, खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव ने इतने ज़ोर शोर से उठाया है कि उसका सरकार के पास कोई माकूल जवाब नहीं है। और दूसरे की पलायन का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का भी मुद्दा जुड़ा हुआ है। फिर अभी नई सरकार बनने जा रही है दिल्ली में, तो वो एक सब लोगों को उम्मीद हो गई कि विशेष राज्य का दर्जा का मसला है, या विशेष पैकेज कुछ मिले, या फिर मंत्रालय के महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले। तो ये सब मामले निपटने के बाद और कुछ मैनेजमेंट सरकार को करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को अपने साथ जोड़ सके। तो उसमें हमको जो लगता है वो कि जो सरकार में पद खाली पड़े हुए हैं, जिन पर वर्षों से नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो उन पर वो वैकेंसी निकाल करके और उनकी नियुक्ति की जाएगी। फिर बाकी के काम, जैसे केंद्र सरकार से कुछ योजनाएं, कुछ नया प्रोजेक्ट बिहार में शुरू किया जाएगा, ताकि मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जा सके। उसके बाद फिर चुनाव होगा। ये जरूर हो सकता है कि अगले साल में समय से पहले चुनाव हो जाए, मगर इस साल तो हमको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती चुनाव में। ये लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के साथ की चर्चा थी, और कहा जा रहा था कि जो आंकड़े हैं विधानसभा में जेडीयू के,
उससे नीतीश कुमार हमेशा टेंशन में रहते हैं कि कब उनकी पार्टी टूट जाए, और इसीलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द विधानसभा का चुनाव कराकर अपने आंकड़े को हम बढ़ा लें, ताकि हम एक अच्छे पोजीशन में रहें, पार्टी टूटने का जो डर है वो खत्म हो जाए। क्या लगता है कि नीतीश कुमार इसी वजह से विधानसभा का चुनाव चाहते हैं? देखिए, नीतीश कुमार अब तो बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे कि चुनाव समय से पहले हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को अब केंद्र की राजनीति में उनके 12 अपने एमपी के साथ वहाँ पर अभी उनको बहुत लंबा चौड़ा डील करना है और अपने हिसाब से वो देश की सरकार भी चलाएंगे। और आज सम्राट चौधरी ने इसका ऐलान कर दिया कि 2025 का इलेक्शन जो है हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। इसका माने ये फाइनल है कि 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो अब नीतीश कुमार जो कि सेफ जोन में है, तो वो नहीं चाहेंगे कि अच्छा। दूसरी बात है कि इस समय जो इस इलेक्शन में जो झटका लगा है एनडीए को बिहार में खास तौर पे, तो कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि इसी झटके के दौरान फिर एक चुनाव को फेस करें और फिर गिर जाएं। तो नीतीश कुमार तुरंत पलटी मारने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि उनकी एक छवि जो खराब हो चुकी है, उसी छवि को सुधारने के लिए वो बार बार कह रहे हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने लिखित दिया है कि मैं एनडीए के साथ हूं और इस सरकार को समर्थन कर रहा हूं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जल्दी से जल्दी सरकार बनाइए, और 9 तारीख को ये होने जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह। तो ये बात है कि नीतीश कुमार कभी भी नहीं चाहेंगे कि चुनाव समय से पहले हो जाए, क्योंकि उनको समय से पहले अगर चुनाव हुआ तो उनको घाटा होगा। दूसरी बात है कि उनको कई काम करने पड़ेंगे, और उनके पास एक ही हथियार है जो सरकार से जान छुड़ाने वाला, कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ये लोग नहीं दे रहे हैं तो हम जान छुड़ा रहे हैं। वो एक हथियार के तौर पर रखेंगे इस सरकार से डील करने के लिए, और रखेंगे और कुछ दिन तक इस सरकार में बने रहेंगे। फिर वो जब उनको मन होगा कि भाई देखेंगे कि हमको वहाँ जाना चाहिए, तो एक हथियार तो उनके पास है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षकों के सवाल पर बिहार में जिस तरह से बहाली को लेकर तेजस्वी यादव ने उनको घेरा है और कहा है कि सारी बहाली हमने की है, तो अभी बिहार सरकार में कम से कम 12,000 वैकेंसी तो निकली हुई है, जिसकी परीक्षा नहीं हुई है वो परीक्षा उनको करा लेना है। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की और अनेक विभागों की जो वैकेंसीज हैं, उसमें से वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बहालियाँ करा लें, तो उनको उसका श्रेय मिल जाए, और उस श्रेय के साथ वो जाएंगे। के पाठक को हटाने के बाद अपने बहुत चहेते अधिकारी को उन्होंने शिक्षा विभाग का अपर सचिव बनाया है, तो उसके पीछे भी यही है कि एक परिवार में एक आदमी जरूर शिक्षक है पूरे बिहार में। कहीं ना कहीं इस बार जो बहालियाँ हुई हैं, तो हर परिवार तक अगर पहुंचना है तो शिक्षकों की समस्याओं को उनको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये सब रहते हुए अभी हाल के दिनों में वो सब करना चाहेंगे, और करके ही तब वो चुनाव में जाना चाहेंगे। मतलब कयास जो लग रहे हैं उसमें उतनी सच्चाई नहीं है। अगर प्रैक्टिकल तौर पर हम लोग देखें तो नीतीश कुमार फिलहाल तो चुनाव नहीं चाहेंगे। हाँ, अभी चुनाव कराना उनके लिए अनुकूल भी नहीं है, और भाजपा भी नहीं चाहेगी कि अभी चुनाव हो, क्योंकि अभी चुनाव होगा तो सीधा सीधा फायदा राजद को मिलेगा। तो इसलिए कभी नहीं चाहेगी एनडीए कि अभी चुनाव मैदान में जाएं, और जाएंगे तो पूरी तैयारी से जाएंगे। एक बार सम्राट चौधरी ने कहा था कि 10 लाख नौकरियों का जो वादा था वो पूरा करेंगे, उसके बाद ही चुनावी मैदान में कूदेंगे। 10 लाख तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, उतनी नौकरियां कहाँ दे पाएंगे ना। 4-5 लाख तो हुई। हाँ, 3 लाख के करीब अभी शिक्षकों की बहाली हुई है, तो 3-4 लाख नौकरी तो और आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि कई सालों से नौकरियां पड़ी हुई हैं, नियुक्तियां निकल नहीं रही हैं, नियुक्तियां हो नहीं रही हैं, सरकार के पास पैसा नहीं रहता है कि वो वेतन दे सके, इसलिए नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। और दूसरी वजह यह है कि ज़्यादातर जो पद हैं वो सब आउटसोर्स कर दिए गए हैं, ताकि आउटसोर्स सरकार का मानना यह है कि जो आउटसोर्स के थ्रू जो काम होता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है, और सरकारी कर्मचारी काम करने में ना नुकुर करते हैं, लापरवाही करते हैं, समय पर काम नहीं करते हैं, और उनको डील करने में भी दिक्कत होती है। फिर हर साल मांग होता है वेतन बढ़ाओ और ये करो और वो करो, तो इसलिए सरकार वो बर्डन लेना नहीं चाहती है। इसलिए उसको सबसे आसान लगता है कि आउटसोर्स कर दो तमाम जो कर्मचारियों का काम धाम है, और उनसे काम लो पूरा, उसमें खर्च भी कम आता है और काम भी अच्छा होता है, बेहतर होता है। तो अब वो मगर उस आउटसोर्स वाले जो पद हैं उनकी मांग बिहार में कम है, लोग उस पर जाना नहीं चाहते। सरकारी नौकरी का जो आनंद है, जो उसमें धन लाभ जो जुड़ा हुआ है, वो आउटसोर्स वाले पदों में नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा जोर रहता है बिहार में कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए।
आपने देखा होगा कि शिक्षकों की बहाली जो हुई, अब सब उसको कैसे करके फिर रेगुलराइज किया गया सरकारी नौकरी के रूप में। हालांकि पहले भी वो सरकारी ही था, मगर उसका एक अलग कैटेगरी बनाया हुआ था। तो उसमें कुछ मिला जुला करके नियुक्तियां होंगी, कुछ सीधे डायरेक्ट गवर्नमेंट में होगा, कुछ आउटसोर्स के थ्रू होगा। तो ऐसे एक माहौल बनाया जाएगा, सरकार अपने पक्ष में माहौल बनाएगी कि भाई वो रोजगार देने वाली सरकार है, काम देने वाली सरकार नई है। कैबिनेट बनेगी, डिमांड की बहुत ज़्यादा चर्चा छिड़ गई है कि इस पार्टी ने इस एनडीए की नई सरकार में ये डिमांड कर दिया है। जेडीयू 3 जगह मंत्रालय का विभाग मांग रही है, चिराग पासवान भी 2 विभाग मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी भी मांग रहे हैं। तो मंत्रालय वाला जो इशू है वो आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगा और वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो तो फार्मूला एक तय हो जाएगा कि कितने सांसद पर कितना मंत्रालय चाहिए। उस हिसाब से जिस पार्टी के जितने सांसद हैं उतना मंत्रालय मिलेगा। मगर ये है कि विभागों के बंटवारे में दिक्कत आ सकती है। हर पार्टी चाहेगी कि उसको कृमि विभाग मिले, जहाँ मलाई हो, कुछ पार्टी फंड में आवे, कुछ अपनी जेब में आवे, ताकि परिवार का भी कल्याण हो, पार्टी का भी कल्याण हो, और समर्थकों का भी माने उनको कहीं कुछ व्यवस्था की जा सके। तो उसमें दिक्कत होगी, और उसमें कैसे निपटती है भाजपा और कैसे प्रधानमंत्री मोदी उससे निपटते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दिक्कत तो आएगी, क्योंकि हर पार्टी चाहेगी कि अच्छा विभाग हमको मिले। इसके पहले 2019 में जब सरकार बनी थी तो कहा गया था कि किसी के पास कितनी भी सीटें हों, लेकिन हम हर सहयोगी को एक ही किसी को मंत्री बनाएंगे। लेकिन इस बार क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन अलग हैं, अब गठबंधन की सरकार है तो सुननी भी पड़ेगी। और ऐसे में क्या इशू खड़े हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा इशू तो यही है कि 14 पार्टियों का माने 14 वो जीत के लोग गए हैं, तो 14 लोगों को मंत्री अगर बनाना पड़े हर उसमें से, तो ये सरकार के लिए एक बहुत मुश्किल हो जाएगी कि फिर अपने जो 240 से ज़्यादा जीते उनमें से किसको देंगे। आज जो खबरें छन के आ रही हैं, आज एनडीए बीजेपी की जो बैठक दिल्ली में हुई है, तो ये पता चल रहा है कि जो पुराने सारे मंत्री हैं जो जीत कर गए हैं, अच्छा। उन सभी मिनिस्टर्स को मंत्रालय माने उनको कंटिन्यू करेंगे और किया जाएगा उनको। इसके अलावा स्मृति ईरानी और चंद्रशेखर, इन 2 लोगों को भी मंत्रालय दिया जाएगा। अब उनको या राज्यसभा से भेजें और क्या करें। अपने यहाँ बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी छोड़ नहीं सकती, माने भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की अनदेखी नहीं कर सकती। तो बिहार में अगर कुशवाहा वोटर्स को और ये जो मतदाता जो इस बार उनसे नाराज हो गए और वोटिंग नहीं की, उनको अगर इंटैक्ट अपने साथ रखना है तो उपेंद्र कुशवाहा को भी कहीं ना कहीं कुछ देना पड़ेगा। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि बिहार में जो 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं उसमें 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को दिया जाए। उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में ले जाकर मंत्रालय भी दिया जा सके, इसमें कोई वो नहीं है, हो सकता है उनको मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के अलावा पार्टी को जो एजेंडा था कि 2024 में 400 के पार जाएंगे, तो सबसे पहला था यूसीसी लागू करेंगे। यूसीसी लागू करने में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये 2 लोग उनके विरोधी होंगे जो नहीं करने देंगे। मतलब दूसरा एक और उसमें है कि मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने के विरोधी सबसे ज़्यादा चंद्रबाबू रहे हैं और नीतीश कुमार भी हैं। तो इन दोनों 2 ऐसे उनके घटक दल हैं जो ना तो यूसीसी लागू करने देंगे और ना मुस्लिम आरक्षण खत्म करने देंगे। तो ये सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल है। जेडीयू ने तो अग्निवीर योजना पर भी विचार करने की आज कह दी। अच्छा, अग्निवीर योजना का जब आंदोलन शुरू हुआ तो यहाँ की सरकार ने तो छोड़ दिया और जो होना था उसको होने दिया। माने आगजनी हुई, ट्रेन को लूटा गया और क्या क्या नहीं हुआ। और ललन सिंह ने उसमें आग डालने की कोशिश की थी, माने घी डालने की कोशिश की थी। तो अब वो टीम जो है सरकार में है। तो अग्निवीर योजना पर जब चर्चा छिड़ेगी तो ये 2 चीज़ें और हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों ही अपने तरफ से। आपको लगता है कि अग्निवीर योजना पर पीएम मोदी दोबारा से विचार करेंगे? नहीं, सरकार के अंदर विचार चल रहा है उस पर। वो भाजपा भी इस मूड में है कि इसमें कुछ बदलाव लाया जाए और ज़्यादा आकर्षक इसको बनाया जाए, सर्विस की अवधि कुछ बढ़ाई जाए उसमें। और ये भी एक विचार मंथन में आ रहा है कि ये जो शाहबाद जोन में जो एनडीए की हार हुई, उसमें माना ये जा रहा है कि अग्निवीर योजना का बड़ा हाथ है, क्योंकि उस क्षेत्र से बड़ी संख्या में नौजवान जाते हैं सेना में और वो 4 साल वाली नौकरी किसी को रास नहीं आ रही है। तो नौजवानों में उसके खिलाफ गुस्सा था और उन्होंने
इसलिए जो सत्तारूढ़ पार्टी थी केंद्र में, उसके खिलाफ वोट किया, जिसके चलते हार हुई। तो ये उस पर विचार किया जाएगा। और दूसरे कि देखिए, सरकार के नेचर में भी फर्क आएगा। पिछली बार जो सरकार थी उसमें सहयोगी दल गेस्ट आर्टिस्ट की भूमिका में थे, मगर इस बार वो मेन आर्टिस्ट की भूमिका में होंगे। मगर ये भी है कि अटल जी ने भी सरकार चलाई थी और नीतीश जी भी यहाँ मिली जुली सरकार चलाते हैं एनडीए की। तो नीतीश जी का जो स्टाइल है कि हर विभाग में अपने चहेते को सचिव बना दो, प्रधान सचिव बना दो, और उसके माध्यम से वो हर विभाग पर नकेल कसे रहते हैं। जो उनके काम का के मुताबिक, मन के मुताबिक काम नहीं होता है, उनके मन के खिलाफ जो काम होता है, कोई मंत्री कर दिया काम तो वो फाइल उनके यहाँ आके रुक जाती है। तो ये टेक्निक जो है वो प्रधानमंत्री भी अपना सकते हैं कि ठीक है, उन्होंने मंत्रियों को दे दिया, विभाग बंट गए, मगर अगर उनके हिसाब से काम नहीं हुआ, उनके मन अनुकूल काम नहीं हुआ और मंत्रियों ने प्रधानमंत्री की राय के खिलाफ जाकर कोई फैसला ले लिया तो वो रुक जाएगा, फाइल वहाँ पड़ी रह जाएगी। तो ये तकनीक है जिससे सरकार को कंट्रोल किया जा सकता है। मगर चूँकि मोदी जी के पास भी ये अनुभव नहीं है कोalition गवर्नमेंट चलाने का, और वो थोड़े से कड़क मिजाज के माने जाते हैं कि जो फैसला कर लेते हैं वो उस पर डटे रहते हैं। तो ये उनके लिए भी परीक्षा की घड़ी है कि 14-14, 15-15 दलों को कैसे साध के चलाएं कि कोई छूटे नहीं, कोई भागे नहीं, और सब साथ मिल कर के चलें। क्योंकि अभी फिर कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए बिहार है। तो इसलिए बहुत उनको फूंक फूंक करके कदम उठाना पड़ेगा। रवि रंजन जी ने उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रिमंडल में लाने की बात कही कि कुशवाहा समाज के जो मतदाता नाराज हो गए हैं, विधानसभा से पहले उन्हें साधने की कोशिश करनी है। तो अब बिहार में 2 राज्यसभा की सीटें खाली हुई हैं। कुल सीटें तो 8 खाली हो गई, 5 विधानसभा, 2 राज्यसभा और 1 एमएलसी की। लेकिन चर्चा राज्यसभा की कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ राजद के कोटे से मीसा भारती की सीट खाली हो गई और बीजेपी के कोटे से विवेक ठाकुर वाली सीट खाली हो गई। मीसा भारती के पास 4 साल का कार्यकाल बचा था और विवेक ठाकुर के पास 2 साल का कार्यकाल बचा था। तो अभी इन 2 सीटों पर जो आंकड़े हैं विधानसभा में, उसके अनुसार किनके पाले में कितनी सीटें जाती है, दोनों दिखाई दे रहे हैं। क्या दोनों एनडीए के पास चली जाएंगी या फिर एक एक का बंटवारा रह जाएगा? नहीं, हमको लगता है दोनों सीटें आसानी से एनडीए ले लेगी, क्योंकि उसके पास बहुमत है। उस हिसाब से वो सीटें ले लेगी वो। और जैसे एक उपेंद्र कुशवाहा, उनको मिल सकता है, राज्यसभा भेजा जा सकता है और फिर वहाँ सरकार में भी वो शामिल हो सकते हैं। अब दूसरी सीट एक भाजपा लेना चाहेगी कि चूँकि वो भाजपा की सीट है तो भाजपा चाहेगी कि हम ले लें। अब उसमें वो पार्टी में किसको वो खुश करना चाहेगी, वो तो फैसला उनको लेना है। मगर उसमें कई लोग होंगे, लंबी चौड़ी लिस्ट होगी भाजपा के पास, जो टिकट कटे हैं या जो हार गए हैं, उनमें से हो सकता है कि किसी को फिर से वहाँ ले जाया जाए। कोई नया चेहरा भी ले जाया जा सकता है जो विधानसभा चुनाव में जिसका उपयोग हो सके। तो वो कॉम्बिनेशन देख के फिर अपना फैसला पार्टी करेगी। आपको भी लगता है रवि जी कि कुछ वैसा ही कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश होगी? देखिए, कोशिश तो यही होगी कि कम से कम उपेंद्र कुशवाहा को ज़रूर ले जाएगी ये पार्टी। दूसरा, उनके दल में जो लोग नाराज हैं, माने पार्टी में भीतर घात का भी बहुत असर हुआ है, अनेक जगहों पर हुआ है। तो अपने दल से किसी ऐसे कद्दावर व्यक्ति को वो ले जाना चाहेंगे जो जातिगत समीकरण बिगड़ने में माने जो उसको व्यवस्थित कर सके। तो एक तो अच्छा, इस बार चुनाव में महिलाओं को लोकसभा के उसमें किसी को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। तो हो सकता है कि एक सीट, हालांकि पिछली बार एक महिला को दिया है, हाँ, तो कुशवाहा को भी नहीं दिया था और महिला को भी नहीं दिया। तो इस बार ये हो सकता है कि ये भी है कि राज्यसभा अभी हाल ही में धर्मशिला गुप्ता को, एक महिला को भेजा है। वही हम कह रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले ही धर्मशिला जी को भेजा गया है, तो शायद वो महिला को न दे के किसी दूसरे व्यक्ति को दें। लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान तो उनको रखना ही पड़ेगा कि कुशवाहा वोटर और महिला वोटर, क्योंकि नीतीश कुमार की जो महिला वोटर है वो उनके साथ रही और बूथ पर गई और उसने नीतीश कुमार को वोट किया। वो वोटर जो कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी का जो लाभार्थी है और ज़्यादातर महिलाएं हैं, तो उन्होंने वोट नहीं किया। तो उनको भी अगर ठीक से अपनी तरफ करना है तो अब की बार के चुनाव राज्यसभा में अगर किसी एक को या एमएलसी में किसी को अगर वो दे सकेंगे
तो इसकी कोशिश वो करेंगे। टिकट शिवहर में वैश्य समाज की रमा देवी का कटा, बक्सर में अश्विनी चौबे जी का कट गया, सासाराम में छेदी पासवान जी का कट गया, इसके अलावा आरा में आर.के. सिंह हार गए। तो बड़े बड़े नाम हैं, अब सामाजिक समीकरण से किसको साधने की कोशिश ज़्यादा की जाएगी? नहीं, देखिए आर.के. सिंह को राज्यसभा भेजेंगे ऐसा नहीं लगता है। उनको फिर एक चुनाव फेस करना पड़ेगा, वो 5 साल के बाद वो अपना चुनाव में जाएंगे। उनको तो राज्यसभा नहीं। रामकृपाल यादवों की यादव मतदाताओं को साधने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बिहार लाया गया था, लेकिन उसका कोई असर हुआ नहीं है। तो रामकृपाल यादव ने भी कोई असर नहीं छोड़ा है कि यादव मतदाता को अपनी तरफ कर सकें। तो रामकृपाल यादव के बारे में ही पार्टी के पास अभी सोचने की वो नहीं है। अश्विनी चौबे नाराज हुए और वहाँ के कैंडिडेट को उन्होंने क्षति पहुँचाई, तो एक इनडिसिप्लिन का उन पर भी है। तो अश्विनी चौबे को भी अच्छा, उनसे पार्टी को कोई बहुत बड़ा फायदा होना हो ऐसा नहीं लगता। हाँ, ब्राह्मण मतदाताओं को, जिस बार तो भूमिहार मतदाता नाराज हैं, तो भूमिहारों को साधने की कोशिश जरूर हो सकती है। जाति के समीकरण पर अगर तो आर.के. सिंह भी नहीं और अश्विनी चौबे भी नहीं और रामकृपाल यादव भी नहीं, तो अगर किसी भूमिहार को अगर वो चाहेंगे, क्योंकि भूमिहारों के नाराज होने से कई सीटों पर हार देखनी पड़ी है, तो हो सकता है कि किसी भूमिहार को भूमिहार, कुशवाहा, वैश्य, ब्राह्मण, आपको लगता है कि इन्हीं में से किसी को साधने की कोशिश होगी? हाँ, नाराज तो सभी हो गए। इसमें से हो सकता है, या फिर कोई नया कॉम्बिनेशन भी बनाया जा सकता है। पिछड़ा। अति पिछड़ा का बनाया जा सकता है, दलित का बनाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर ज़्यादा ये है कि जो पार्टी जिसको मानती है कि इसको जोड़ना ज़रूरी है और ये नाराज़ हैं अभी, तो उनको साथ लेने के लिए वो कर सकते हैं, प्रयोग एक किया जा सकता है। तो देखिए, जिस तरीके से अभी के हालात हैं बिहार की राजनीति के, उसमें जरूर एनडीए को बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। रिजल्ट शायद जितना सोचा था उतना नहीं आया, समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गए कई सीटों पर, और जहां पर उम्मीद नहीं थी कि हारेंगे वहां भी हार गए। और ऐसे में अब ज़रूरत है कि जो नई कैबिनेट बनेगी उसमें किस तरह के सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की जाती है, बिहार से जो चेहरे जाएंगे वो कौन होंगे, और नीतीश कुमार को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।